सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान हार गया और अपने घुटने टेक दिया, उसके बाद नेताजी ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को कंटिन्यू करने के लिए प्लान की और रूस की हेल्प से आगे बढ़ने की मंशा जताई। इसलिए वो 18 अगस्त 1945 को प्लेन से मंचूरिया जा रहे थे। ज्यादातर जगहों पर यही कहा गया है कि इस जर्नी के दौरान वह लापता हो गए और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 23 अगस्त 1945 को रेडियो टोक्यो ने बताया कि नेताजी एक फाइटर प्लेन से जा रहे थे और 18 अगस्त को ताइहोकू एयरपोर्ट के पास उनका प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में उनके साथ जापानी जनरल कैनोई और कुछ और लोग भी शामिल थे। वो लोग साथ में जा रहे थे। इस एक्सीडेंट में नेताजी बुरी तरीके से जल गए थे। उन्हें ताइहाकू के मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने कुछ समय बाद ही अपना दम तोड़ दिया। कुछ टाइम के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनकी अस्थियों को इकट्ठा करके जापान के रैकोंजी मंदिर में रख दी गई, जो आज भी वहीं पर रखी हुई है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में जो डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है, उनके अकॉर्डिंग नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के मिलिट्री हॉस्पिटल में रात 9 बजे हुई थी। आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 2 बार सीक्रेट बन चुके नेताजी की मौत को गुत्थी सुलझाने के लिए सोचा। 1956 और 1977 में इसके लिए 2 कमीशन बनाए गए। दोनों बार कमीशन की रिपोर्ट से यही निकला कि नेताजी की मौत उसी एक्सीडेंट में हुई थी और उसी एक्सीडेंट में वो शहीद हो गए थे। साल 1999 में मनोज मुखर्जी कमीशन इसके लिए बनाया गया। मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2005 में सबमिट की। इस रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि ताइवान ने उन्हें बताया है कि उस डेट में ताइवान में ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय इसे मानने से इनकार कर दिया और 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां गायब हो गए, आज तक इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल है। यूं तो देश के अलग अलग हिस्सों में नेताजी को आज भी बाद में देखे जाने या उनकी 18 अगस्त 1945 के बाद जिंदा रहने के क्लेम किए जाते हैं, लेकिन किसी भी क्लेम को लेकर कोई मजबूत एविडेंस अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले तक उनकी मौजूदगी के होने के दाव होते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो नेताजी के होने का दावा सरकार के लेवल तक जा चुका था, लेकिन सरकार ने इसे इम्पोर्टेंस ना मानते हुए इसके डिटेल में जाने से इनकार कर दिया। नेताजी के गायब होने और उस प्लेन क्रैश वाले सो कॉल्ड एक्सीडेंट से जुड़ी एक और स्टोरी पता चलती है। इसके अकॉर्डिंग, जिसमें एक्सीडेंट में शहीद होने की बात कही जाती है, उस फ्लाइट में उनके साथ उनके असिस्टेंट कर्नल हबीबुर रहमान भी थे। अचानक हबीबुर रहमान को लगा कि एक विमान को उड़ा देने वाली तोप का गोला मानो जहाज से आकर टकरा गई हो। बाद में पता चला कि प्लेन के इंजन का एक हिस्सा टूट गया था। प्लेन जमीन से जा टकराई और मानो अंधेरा सा छा गया हो। हबीबुर रहमान को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि प्लेन के पीछे की साइड पूरी तरीके से चोक हो चुकी है और आगे के हिस्से में आग लगी हुई है। जब प्लेन जमीन से टकराई तो नेताजी की ड्रेस पेट्रोल से पूरी तरीके से भीग गई थी और उन्होंने जब प्लेन के अगले हिस्से से निकलने की कोशिश की तो उनकी बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी थी। हालांकि हबीबुर रहमान ने उनके आग बुझाने की कोशिश की। इस काम में खुद उनके हाथ जल चुके थे। इसके बाद दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। 6 घंटे तक नेताजी जिंदगी और मौत से स्ट्रगल करते रहे। इस दौरान वो कभी होश में आते तो कभी बेहोश हो जाते। अपने आखिरी टाइम में उन्होंने अपने असिस्टेंट आबिद हसन को आवाज दी तो हबीबुर रहमान ने कहा, साहब आबिद तो नहीं है, मैं हूं। हबीबुर रहमान का दावा है कि आखिरी वक्त में उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा था कि मेरा आखिरी टाइम आ गया है। इंडिया जाकर लोगों से कहो कि आजादी की लड़ाई को कंटिन्यू रखे। रात में 9 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। एक दिन बाद 20 अगस्त 1945 को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके साथियों को लेकर हबीबुर रहमान जापान पहुंचे। साल 1945 का था, महीना अगस्त का और आखिरी हफ्ता चल रहा था। नेताजी की वाइफ एमिली वियना में अपने फ्लैट में बैठी अपनी माँ और बहन के साथ उनके गोले बना रही थी। रोज की तरह रेडियो पास में रखा हुआ था और जैसे ही न्यूज स्टार्ट हुई
वहां तीनों बैठे लोग शॉक्ड रह गए। न्यूज रीडर ने कहा कि इंडियन मिलिटेंट सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश में मारे गए हैं। इतना सुनते ही एमिली अंदर जाकर अपने कमरे में घुटनों के बल सिर झुकाकर बैठ गई और बाद में उनकी माँ और बहन ने देखा कि वो फूट फूट कर रोने लगी। बगल में ही नेताजी की बेटी लेटी हुई थी। आखिरी दौर में उनके साथ रहने का क्लेम करने वाले हबीबुर रहमान ने शहनवाज कमेटी के सामने भी यही गवाही दी कि उनके सामने ही नेताजी मारे गए थे और उन्होंने उनका अंतिम संस्कार भी किया था। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा तबका यह मानता है कि नेताजी उस हादसे में बच गए थे और वहां से निकलकर रूस पहुंच गए थे, जहां उन्हें रूस के डिक्टेटर स्टालिन ने पकड़ लिया। स्टालिन उनसे इस बात को लेकर नाराज था कि उन्होंने जर्मन डिक्टेटर से हिटलर से हाथ मिलाया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट में बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी क्लेम कर रहे हैं ये एक्सीडेंट ताइवान में होने की दावा किया जाता है और उन दिनों ताइवान जापान के कब्जे में थे। बाद में इस पर अमेरिका का कब्जा हो गया और मजे की बात यह है कि दोनों देशों के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं कि उस दिन ताइवान में ऐसा कोई प्लेन क्रैश हुआ था। स्वामी कहते हैं कि उनके एक सोवियत स्कॉलर ने बताया है कि नेताजी वहां से जापान ही नहीं गए थे, वो सीधे मंचूरिया आए थे। मंचूरिया में उन्हें सोवियत सरकार ने अरेस्ट किया और वहां से साइबेरिया के जेल में डाल दिया, जहां 1953 में उनकी डेथ हो गई थी। इसके अलावा स्वामी ने शहनवाज कमेटी के सामने नेहरू के स्टेनोग्राफर श्यामलाल जैन की गवाही की मेंशन किया है। श्यामलाल जैन ने कहा कि एक दिन रात में अचानक उन्हें नेहरू को मैसेज मिला कि वो तुरंत उनसे मिलने पुरानी दिल्ली के दरियागंज में आसिफ अली के घर पर आ जाए। यहाँ नेहरू ने जैन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इटली के नाम एक लेटर डिक्टेट करवाया। इनमें लिखवाया कि उन्हें स्टालिन के एक मैसेज मिला है, सुभाष चंद्र बोस जिंदा हैं और वो रूस के कब्जे में हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि इसका एक और अंश उन्हें तब मिला जब वह स्वामी चंद्रशेखर की गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने। तब जापान से एक रिक्वेस्ट आई कि रिकॉर्ड जो मंदिर में सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां रखी हैं, आप उन्हें ले जाएं, लेकिन आप उनके डीएनए टेस्ट ना करवाएं। सुभाष चंद्र बोस की मौत पर इंडियाज बिगेस्ट कवर अप नाम के बुक लिखने वाले अनुज धर कहते हैं कि उन्होंने इंडियन के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इससे जुड़े डॉक्यूमेंट देने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि इससे दूसरे देशों के साथ हमारा रिलेशनशिप खराब हो सकता है। लेकिन अनुज धर कहते हैं कि यह बात गले से नहीं उतरती। अनुज के अलावा नेताजी के परपोते और उन पर हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट नाम की बुक लिखने वाले स्वागत बसु कहते हैं कि दूसरे देशों से रिलेशन खराब होने वाली लॉजिक मुझे भी समझ में नहीं आया। सुब्रमण्यम स्वामी यह भी कहते हैं कि उनका कहना है कि सोवियत संघ तो रहा नहीं और स्टालिन पूरी दुनिया में कब का बदनाम हो चुका है। उन्हें नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है जो व्लादिमीर पुतिन को कोई फर्क पड़ेगा। सपोर्ट में स्वागत बोस ने एक और हैरान करने वाली बात हम सबको बताई। मुझे बाद में पता चला कि मुझे बहुत हैरानी की हुई कि करीब 20 साल के बाद तक मेरे फादर, मेरे अंकल और नेताजी की वाइफ एमिली ने चिट्ठियों को इंटेलिजेंस ब्यूरो पढ़ता रहा और उनकी कॉपीज अपने रिकॉर्ड में बनाता रहा। इससे साबित होता है कि जवाहरलाल नेहरू को भी इस बात का शक था कि 18 अगस्त 1945 को उस प्लेन क्रैश में नेताजी मारे ही नहीं गए थे। उन्हें कहीं न कहीं यह लगता होगा कि अगर ये जिंदा होंगे तो अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे और इसी उम्मीद में उनकी फैमिली के रिलेटेड जासूसी करवाई गई। स्वागत कहते हैं कि ये बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि नेहरू जी और नेताजी के रिलेशंस आपस में काफी अच्छे थे। नेताजी ने जब आजाद हिंद फौज में ब्रिगेड के नाम पर नेहरू का नाम रखा और नेताजी की खबर जब नेहरू को 1945 में पता चली तो इसे सुनते ही नेहरू जी रो पड़े थे। इस तरह के क्लेम भी किए जाते रहे हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम ऑडियो बुक। दिल से सुनते रहिए, बातें और भी हैं।